So today we are going to discuss about effective nuclear charge and screening constant. Effective nuclear charge जिसे हम Z इफेक्टिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम बाय डेफिनेशन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस करें, सो बाय डेफिनेशन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर पुल experienced by an electron inside an atom. यानी एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उस पे कितना न्यूक्लियर पुल होता है उसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं. और एक एटम जो है वो कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है जब वो एक एटम में होता है उसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं. एंड अनदर थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट. अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की इंपॉर्टेंस देखते हैं. इंपॉर्टेंस कि वाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंपॉर्टेंस, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है. अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को की इंपॉर्टेंस पे देखें, इसमें हम दो मेन इंपॉर्टेंस स्टडी करते हैं. अब फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है वो है, अगर हम बोहर-ब्यूरी रूल को देखें, यानी जिसे हम N+L रूल कहते हैं. यही N+N रूल के हिसाब से जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, जब भी एक शेल में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, जिनका N+L रूल सबसे ज़्यादा होता है उनको हम लास्ट में फिल करते हैं, और जिनका N+L रूल सबसे कम होता है उनको हम पहले फिल करते हैं. ये हम ऑलरेडी 9th-10th से पढ़े हुए होते हैं. अब फॉर एग्जांपल अगर हम जिंक को ले लें, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. अगर आप इस वाले शेल को देखें, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखी है. मैंने यहाँ पे 3d10 पहले लिखा और 4s2 बाद में लिखा. एक्चुअल में यहाँ पे मुझे 4s2 पहले लिखना चाहिए था और 3d10 बाद में लिखना चाहिए था, क्योंकि बोहर-ब्यूरी रूल के हिसाब से N+L रूल अगर हम 4s का देखें तो 4 + 0 हो गया 4, और 3d का अगर हम N+L रूल देखें तो दैट इज़ 3 + 2 = 5. यानी इसका N+L रूल कम आता है 4s का, तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले 4s इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले लिखना चाहिए था. लेकिन मैं 3d इलेक्ट्रॉन्स को पहले लिखता हूँ एज कम्पेयर टू 4s इलेक्ट्रॉन्स. अब ये क्यों होता है? अब इसके पीछे एक वजह होती है. इसी वजह को एक्सप्लेन करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. फॉर एग्जांपल अगर इसका N+L रूल कम है, इसका मतलब इसकी एनर्जी जो है वो कम होगी. इसका N+L रूल ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, और जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा. लेकिन जब भी हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3d और 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब भी हम इन पे कोई एनर्जी का सोर्स डालते हैं, फॉर एग्जांपल लाइट, यूवी विजिबल लाइट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो बोहर-ब्यूरी रूल के हिसाब से 3d के इलेक्ट्रॉन जो हैं इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है और इनकी स्टेबिलिटी सबसे कम है. सो यहाँ पे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए थी मुझे 3d में इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराने के लिए एज कम्पेयर टू 4s. लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इनको देखते हैं, प्रैक्टिकली यहाँ पे 4s के इलेक्ट्रॉन जो हैं इन पे मुझे एनर्जी जो है वो कम इस्तेमाल करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू 3d10. अब ये क्यों होता है, ये इसका जवाब हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देता है. अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब ये वाला जो एग्जांपल जो है ये हम आगे आने वाले ये हम जब हम इसका क्वेश्चन सेगमेंट उठाएंगे ये हम उसमें डिस्कस करेंगे, इसको हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे. फॉर नाउ इट वाज जस्ट अ रफ आइडिया कि इसकी इंपॉर्टेंस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की इंपॉर्टेंस क्यों होती है. अब दूसरी इंपॉर्टेंस जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की है, दैट इज, ये भी हमें पता होता है, हम 9th क्लास में ही पढ़ते हैं कि एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस से जितना हम बाहर जाते हैं हमारे पास शेल्स होते हैं, और हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अब वी ऑल नो कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा उस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, और जिस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. अब इस एजम्पशन के हिसाब से यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो उस वाले शेल की सबसे ज़्यादा होगी जो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा. एंड ये शेल, दिस इज़ आवर वैलेंस शेल.
अब इस पे जो है इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होगी, इसका मतलब ये कम स्टेबल होगा। अब इससे हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज कम है, सो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है जब इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इस पे नेगेटिव चार्ज कम है, तो इट कैन ऑल्सो हैपन कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाय इट्स ओन इस एटम को छोड़ सकता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसकी कम है, इसका मतलब जो है इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी। सो बाय इट्स ओन ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस एटम को छोड़ सकता है, इट कैन गो आउट ऑफ दिस एटम। बट ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी वजह होती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाय इट्स ओन इस एटम को छोड़ नहीं सकता? इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो हमें स्टडी करनी है दैट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और जिसे हम शील्डिंग कांस्टेंट और स्लेटर्स कांस्टेंट भी हम इसे कहते हैं। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट से हम क्या एक्सप्लेन करते हैं? अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट से हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि एक एटम में जो एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो है ये अपनी न्यूक्लियर चार्ज से और इसका जो न्यूक्लियर पुल है वो हर एक इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होता है, इसका जो न्यूक्लियर पुल जो है वो हर एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा उस पे न्यूक्लियर पुल, और जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा उस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, और जिस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन पे अगर हम देखें, इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। क्योंकि ये न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम है और इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज भी कम है। सो जो हमने अभी एजम्पशन ली थी कि ये इलेक्ट्रॉन बाय इट्स ओन इस एटम को छोड़ सकता है, लेकिन ऐसी क्या वजह होती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम को छोड़ता नहीं? अब इसको एक्सप्लेन करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और जिसे हम शील्डिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। अब इफ एक एटम में जो डिफरेंट शेल्स होते हैं, एक तो इन पे न्यूक्लियस का असर होता है जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, लेकिन हर कोई शेल जो है ये अपने एडजेसेंट शेल पे एक इफेक्ट डाल रहा होता है, ये इसको शील्ड कर रहा होता है, यानी ये इसको शील्डिंग कर रहा होता है। एंड सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है ये इस वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन कर रहे होंगे, और इस वाले शेल के इलेक्ट्रॉन जो है ये इस वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि एडजेसेंट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन कर रहे होते हैं। यानी कि ये इनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ये इनको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। एंड दिस इज द रीज़न, अगर हम यहाँ पे देखें इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, इस पे नेगेटिव चार्ज भी कम थी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इज कोर शेल इलेक्ट्रॉन, ये कोर शेल के इलेक्ट्रॉन जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बाय इट्स ओन इट कैन नॉट गो आउट ऑफ द एटम। सो इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का यूज़ करते हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनका हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स के फार्मूलाज होते हैं। अब उन फार्मूलाज को डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस कि एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को कितनी स्क्रीन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये एटम ले लें, दिस इज अवर न्यूक्लियस से बाहर जब भी हम जाते हैं तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्स, और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज कोर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये कोर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये कोर शेल के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को 0.35 स्क्रीनिंग और 0.35 की शील्डिंग से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं।
और इसके एडजेसेंट जो पीछे वाला जो शेल है ये इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को, कोर वाले इलेक्ट्रॉन्स को 0.85 से स्क्रीन और 0.85 से शील्ड कर रहे होते हैं। एंड इसके पीछे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये 1 से स्क्रीन कर रहे होते हैं, यानी कि इनकी शील्डिंग जो है, इनकी अट्रैक्शन जो है वो यूनिटी या 1 के बराबर होती है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, स्क्रीनिंग जो है, और जिसे हम शील्डिंग भी कहते हैं, स्क्रीनिंग जो है वो डिक्रीज होती है। और जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारे पास दो फार्मूलाज यहाँ पे हम डिराइव कर सकते हैं। और डेराइवेशन से पहले एक और चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको हम nth शेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वीकेंड से इनको हम nth शेल भी कहते हैं। अब वैलेंस शेल के पीछे जो शेल होता है, कोर शेल, इसे हम n-1th शेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस कोर शेल के पीछे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे और जितने भी शेल्स हमारे पास होंगे उनको हम लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और वी नो कि लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन जो है ये 1 की स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, और n-1 के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये 0.85 की स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट दे आर स्क्रीनड बाय 0.35। ठीक, अब इसी के बेसिस पे हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं। अब मेन ग्रुप के एलिमेंट्स जो होंगे, मेन ग्रुप एलिमेंट्स यानी कि S एंड P ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूला होगा, और D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमारे पास एक डिफरेंट फार्मूला होगा। अब S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट का जो फार्मूला हमारे पास होता है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल -1 into 0.35 plus number of electrons in n-1th shell into left hand side electrons into 1. So this is the formula जिससे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसी भी S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं। ठीक, एंड अगर हम D एंड F ब्लॉक और वी कैन से D एंड F शेल में अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल -1 into 0.35 प्लस लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth-1 शेल इंटू 0.85, फिर हम यहाँ पे प्लस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन्स को 1 से, क्योंकि n-1 शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.85 की स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं भूल गया था। D एंड F के इलेक्ट्रॉन्स पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे इसकी हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल, यानी nth शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको 1 से माइनस करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम -1 करेंगे, फिर उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, और फिर हम लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। अब यहाँ पे जब भी हम D और F ब्लॉक के में D और F ऑर्बिटल्स और D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स में D और F शेल में जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा यहाँ पे हम n-1 शेल को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हम इस पे प्रॉब्लम्स करें, प्रॉब्लम्स से फॉर एग्जांपल अगर हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करनी होगी जिंक के, फॉर एग्जांपल 4s इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जिंक की हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए हम पहले इस जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। अब जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। एंड 1s जो है ये हमारा पहला शेल है,
this is our second shell, this is our third shell, sorry, 1s2 is our first shell, this is our 3s2, 3p6, 3d10 जो है ये हमारा एक और शेल बनता है, एंड दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड शेल। अब अगर मुझे इस वाले शेल में जो है इसकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करना होगा। सो ये मेरा nth शेल बन गया, दिस इज माय nth शेल एंड दिस इज n-1th शेल एंड दीज आर लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये s इलेक्ट्रॉन्स में है, ये मेन ग्रुप में आता है, यानी कि s जब s और p में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ किया था हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट पहले इसका कैलकुलेट करूँगा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो इसका बराबर होगा दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल दैट आर 2, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स nth शेल में है, इसको हम -1 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो अभी हमने लिखा। फिर हम प्लस करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, 6, 18 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 0.85। ठीक, और फिर लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन्स, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं 1 से, यानी इनकी स्क्रीनिंग 1 के बराबर होती है। ठीक, अगर हम इसका सिग्मा कैलकुलेट करें दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 0.35 प्लस 0.85 प्लस 18 प्लस 10। ठीक, अब इसका सिग्मा जो है, इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है दैट विल बी इक्वल टू 0.35 प्लस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 8 5s are 40, 1 zeros are 0, that will be equal to 15.30, that will be equal to 15.30 15.30 plus 10, the sigma will be equal to, अब इनको हम एडअप करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 25.30 प्लस 0.35। अब इसका जो सिग्मा जो किसके बराबर आएगा दैट विल बी 25.65, दैट विल बी द सिग्मा, यानी इसकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है 4s इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है ये 25.65 के बराबर आती है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैलकुलेट कैसे करें? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा, यानी जितना हमारे पास एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया होगा उसमें हम उसकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला जिससे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी इक्वल टू, इसका एटॉमिक नंबर कितना है जिंक का दैट इज 30 माइनस सिग्मा इसका कितना निकला 25.65। अब इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4.35। आई गेस 4.35 का ही इसका सिग्मा निकलेगा। अब इस सिग्मा को हम यहाँ पे लिखेंगे 4s इलेक्ट्रॉन्स का जो सिग्मा है दैट इज 4.35। अब मैंने यहाँ पे ये मार्क क्यों किया? इफ़ यू रिमेंबर, आपने लेक्चर के पहले पार्ट में ये सुना होगा कि 4s इलेक्ट्रॉन्स में जो है 4s इलेक्ट्रॉन्स जल्दी क्यों एक्साइट होते हैं एज कम्पेयर टू 3d इलेक्ट्रॉन्स, हालांकि 4s इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है। इसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हमने 4s इलेक्ट्रॉन्स का जो सिग्मा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 4.35 का यहाँ पे एक साइड में लिखा है, यानी कि न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो 4.35 का आता है जब हम 4s इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्टडी करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब हम सिग्मा और वी कैन से अब हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे जिंक का, लेकिन इस बार हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे 3d इलेक्ट्रॉन्स का। अब 3d इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम देखें
that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. This is our first shell, this is second shell, this is third shell. अब हमें यहाँ पे 3d के इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है. अब जब मुझे इस वाले इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, सो आई डू नॉट हैव टू डील विद दिस. यानी ये 4s इलेक्ट्रॉन जो है ये इस शेल के बाहर आता है. अब मुझे इस 4s इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब 3d इलेक्ट्रॉन्स में जो हमने फार्मूला डिराइव किया था, अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसका जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है वो दैट विल बी इक्वल टू 10-1 इंटू 0.35 प्लस लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन्स. ये सारे दिस विल बी आवर nth शेल, दिस ऑल विल बी आवर लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन्स. अब लेफ्ट हैंड साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं? दीज आर 10 एंड दिस इज 18 इंटू 1. अब इसका सिग्मा जो है दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 0.35 प्लस 18. ठीक, अब 9 5 हो गया 45. अब 9 इंटू 5 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 9 5 हो गया 45, 9 3 हो गए 27, 28, 29, 30, 31, 3.15 प्लस 18. अब इसका सिग्मा जो है दैट विल बी इक्वल टू 21.15. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, यानी 30 माइनस 21.15. दैट विल बी इक्वल टू, आई गेस दैट विल बी 8 point something. इसको पहले कैलकुलेट करते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. 30 में से हम माइनस करेंगे, 30.00 में माइनस करेंगे 21.15. ठीक, दैट इज 10 is 5. That will be equal to 8.85. So 3d का जो सिग्मा होगा that is equal to 8.85. So इससे हमें ये पता चला कि 3d इलेक्ट्रॉन्स में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 4s इलेक्ट्रॉन्स से. यही वजह होती है कि 3d इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा, इसकी वजह से इनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 4s इलेक्ट्रॉन्स से. जब भी हमें 3d इलेक्ट्रॉन्स और 4s इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इन 3d इलेक्ट्रॉन्स पे भी अगर हम लाइट का इस्तेमाल करेंगे, कोई एनर्जी सोर्स 3d इलेक्ट्रॉन्स पे भी डालेंगे और कोई लाइट का सोर्स और एनर्जी सोर्स हम 4s इलेक्ट्रॉन्स में भी यूज़ करेंगे, 3d इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 8.85 के बराबर होता है और 4s इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट इज 4.35. अब जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इट विल बी वेरी हार्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन. यानी इसको निकालने के लिए 3d इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमारे पास हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 4s इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग, जब हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होगा तब हम 4s इलेक्ट्रॉन्स को पहले फिल करेंगे एज कम्पेयर टू 3d इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि तब उस टाइम ये बोहर-ब्यूरी रूल को फॉलो करेगा. लेकिन जब भी हमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन करनी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा, उस टाइम हम 3d इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू 4s इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस वाज द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस लेक्चर. अब अगले वाले लेक्चर में हम p इलेक्ट्रॉन्स और f इलेक्ट्रॉन्स में p और f ऑर्बिटल्स में जितने भी जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है वो हम इसके अगले वाले पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे.